अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। एक खुशगवार सुबह, ताज़ा एहसास, नई तमन्ना और अज़्म के साथ फिर हाजिर हैं। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सबा शेख। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे ऐसे पाकिस्तानी डॉक्टर के कारनामे के बारे में जिन्होंने मरीज़ को जानवर का दिल लगा दिया, और ये भी बताएंगे कि कितना खाना हम ज़ाया कर देते हैं, और पाकिस्तानियों से होने वाले एक फ्रॉड के हवाले से भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और आगे चलकर हम क्रिकेट लवर्स की भी बात करेंगे और खुशखबरी भी देंगे उनको, और गाड़ियों का पहला ट्रैक कहाँ बना और गाड़ियों की कीमतों का भी कुछ जिक्र करेंगे हम। और इसके अलावा पाकिस्तान के कैसे हिस्से में लेकर जाएंगे जहाँ के पहाड़ी सिलसिले के हुस्न में आप खो से जाएंगे, और पाकिस्तानी तलबा इनकी कारकर्दगी के बारे में भी बताएंगे जिनके इंटर में नंबर आ रहे हैं बेहतरीन, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए दाखिला इम्तिहान में बहुत ही कम पास हो रहे हैं। इस सब पे होगी बात, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं सियासत का। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में तब्दीली सरकार पर खूब गरजे बरसे, सख्त अल्फाज में मजम्मत की उन्होंने, और कहा कि $1 अरब के लिए मुल्की मईशत और आज़ादी को गिरवी रख दिया गया। बिल्कुल, और साथ ही पेशकश भी कर दी, बोले तरमीम वापस लें तो ताउन के लिए तैयार हैं। जबरदस्ती की सूरत में ऐवान और सड़कों पर एहतजाज की धमकी भी दे दी है। डेफिसिट जो है वो दिन रात बढ़ रहा है और इनके कंट्रोल में नहीं है। ना ये डॉलर को कंट्रोल कर सके, ना ये महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना ये गुर्बत को कंट्रोल कर सके, ना ये मरी के हादसे को कंट्रोल कर सके। इनके बस में है क्या जनाब स्पीकर? इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। उसने कहा था कि अगर महंगाई होती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। मर जाऊंगा, IMF के पास नहीं जाएंगे। अपने वज़ीर आज़म को तकड़ा करें, वो क्यों घुटने टेक रहे हैं? क्या क्या मुसीबत पड़ गई है? और कौम के मफाद के लिए खड़े हों तो हम उनके साथ हैं। इनको तो इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए था कि मैं इस काम से बाज आया। सिर्फ $1 अरब के लिए ये अपनी पाकिस्तान की मईशत और आज़ादी को गिरवी कर रहे हैं। सारे जालिमाना इक़दामात वापस लें, लाएं अब दूसरा बिल। हम इंशाअल्लाह नियत के साथ इनका साथ देंगे और IMF का जो प्रोग्राम है उसको कामयाब करवाने के लिए कोशिश करेंगे। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, हम खुद इकट्ठे करते हैं। सूबों के साथ बात करें, इस तरह ये बिल लेके आए और उसको बुलडोज इन्होंने किया, तो हम इस ऐवान में भी इसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। मईशत जो है दम तोड़ रही है, ये बांसुरी बजा रहे हैं और रोम जल रहा है। बिल्कुल PTI अगले इलेक्शन में नजर नहीं आएगी। और सिर्फ शहबाज शरीफ ही गरजे बरसे नहीं, आसिफ जरदारी भी हुकूमत से बेजार से सरकार नजर आते हैं। कहते हैं ये हुकूमत नामाकूल है, मामलात नहीं चला पा रहे। उन्होंने मौलाना को भी निशाने पर रखा और कहा पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा नहीं बनेगी। फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं, एक बार फिर ख्वाहिश पूरी कर लें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुल्क में तब्दीली नजर आने लगी। कहते हैं हुकूमत का डटकर मुकाबला करेंगे, PDM का हिस्सा दोबारा नहीं बनेंगे। तो समझते हैं इन हाउस तब्दीली आपको नजर आ रही है? इंशाल्लाह। और क्या पीपल्स पार्टी दोबारा PDM का हिस्सा बनने जा रही है? मुझे नहीं पता बेटा, मैं नहीं समझता हूँ कैसा हो। इस्लामाबाद में एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी ने हुकूमत को भी निशाने पर लिया। बिलावल साहब 22 को निकल रहे हैं, मौलाना 23 मार्च को। क्या समझते हैं हुकूमत 23 मार्च तक रहेगी? मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत पहले दिन चली जाए। मैंने तो पहले दिन कहा था कि ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जाएगी, और अब तो तारीख ने प्रूव कर दिया है, वक्त ने प्रूव कर दिया। साबिक सदर ने पेशगोई की कि मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं, इस बार भी उनके मार्च से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने देखा कि जो अपोजिशन है वो खासी मुतारिक नजर आ रही है, लेकिन यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि अलग अलग जो है वो मुतारिक नजर आ रही है। तो अब
पीपल्स पार्टी की जानिब से तो ये कहा गया है कि वो पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो मार्च का मौसम है वो भी आ रहा है, धरनों का मौसम भी जो है वो लौट रहा है, और जो पीडीएम है बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से तो बाज़ाब्ता कहा जा रहा है कि जी डट जाएंगे हम और इस हुकूमत के खिलाफ हम मार्च करेंगे, धरना देंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी अलग है, लेकिन अब उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि हुकूमत के खिलाफ अब ये धरने देने जा रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ मार्च करने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। नियत सबकी एक है लेकिन राहें जुदा जुदा हैं। और अब ऐसे में देखना यह है कि कौन किसका इकट्ठ कामयाब हो पाता है, क्योंकि जैसे कि सब आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी कह चुके पीपल्स पार्टी पीडीएम में तो नहीं जाएगी। अब पीडीएम जिसे एक कला समझा जा रहा था हुकूमत के खिलाफ, क्या उस कले में दरार जो पड़ी है, क्या उसे नून लीग आएगी, सालसी करेगी और पूरा करेगी? क्या एक बार फिर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो पाएंगी तमाम तर अपोजिशन जमातें? ये तो वक्त बताएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा बात करेंगे जामिया कराची के एंट्री टेस्ट की। सबने दिया है, एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, पूरे मज़े आते हैं लोग, लेकिन अब मयार का पोल खोल दिया है तालीम का हमारी। कैसे? साल 2022 के दाखिला इम्तहानात में मुल्क के कई तालीमी बोर्ड्स के तलबा ने यहाँ हिस्सा लिया। इंटर में कितने आए थी? 90%। आप कहते हैं ना कितने आए मेरे बेटे के? 90%। लेकिन ग्रेजुएशन के दाखिला इम्तहान में ये 90% फेल हो गए। और शायद सबसे बुरी कारकर्दगी थी लाड़काना बोर्ड के तलबा की। लाड़काना बोर्ड के तलबा की तो जामा कराची के एंट्री टेस्ट में लाड़काना बोर्ड के 235 ऐसे तलबा शरीक हुए जिनके इंटर में 90% से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन सिर्फ 7 तलबा पास हो सके। क्या मयार है हमारी तालीम का? 97% फेल हो गए। कराची बोर्ड से इंटर में 90% से ज़ायद नंबर लेने वाले 1080 तलबा दाखिला इम्तहान में शरीक हुए, जिनमें से 810 पास हुए, यानी कामयाबी का तनासुब 75% रहा। फेडरल बोर्ड से 90% से ज़्यादा नंबर लेने वाले 24 में से 15 रहे, और इस तरह ये रिज़ल्ट 62% रहा। जबकि कैम्ब्रिज के तहत ए लेवल में 90% से ज़ायद नंबर लेने वाले 2 तलबा ने जामिया कराची का दाखिला टेस्ट दिया और दोनों पास हुए। आगा खान बोर्ड के तहत 90% से ज़ायद नंबर लेने में से 14 तलबा जो हैं वो कामयाब हुए हैं, जिसका तनासुब फैसल 93% रहा है। तो आप देखिए कि एप्टीट्यूड टेस्ट में जो 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर फेल हो गए। तो क्या पढ़ाया जाता है, क्या हमारा निसाब है, किस तरीके से तवज्जो दी जाती है? हम सिर्फ रट्टे पर चल रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, 12 साल बच्चा जो है वो रेक्टिफिकेशन करके आता है। हमारा मकसद बिल्कुल भी कहने का ये नहीं है कि तमाम के तमाम तर बच्चे और बच्चियाँ ये करते हैं। दे आर फ्यू ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एज वेल, लेकिन पहले सुबह से लेके दोपहर तक स्कूल, और फिर दोपहर से लेके शाम से लेके रात तक कोचिंग सेंटर्स। अब वहाँ से जब बच्चा वापस आता है तो उसने हमारे निज़ाम के तहत सप्लीज भर दी, बी कॉपीज भर दी, और उसके बाद ढेरों आ गए नंबर। अब ये एक बहुत अलग बहस है। बी कॉपी से मुझे ये याद आया कि ये कहते हैं कि अगर बी कॉपी जिसने ली है और जिसने ज्यादा जो है ना वो कॉपीज अटैच किए हैं, उसके मार्क्स बड़े अच्छे आने वाले हैं, उसने पूरा पेपर किया। ये सोचे कि ये हमारी तालीम का मयार है। नाउ द थिंग इज कि उसने 12 साल अपनी जिंदगी के ये समझ के पढ़े कि मैं जितना लिखूंगा उतना अच्छा है, लेकिन फिर वो जाता है ग्रेजुएशन के एंट्री टेस्ट देने, और जब वो ग्रेजुएशन के एंट्री टेस्ट देने के लिए बैठता है तो उसे पता चलता है कि ये तो एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट में कहाँ से रट्टा मारूं? और ये एप्टीट्यूड आपके अंदर आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग और आपकी नॉलेज कितनी है, सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए, ये आपका टेस्ट होता है। लेकिन एक निज़ाम रेक्टिफिकेशन, एक निज़ाम एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसके बाद इंटरव्यू की तो हम तैयारी कराते ही नहीं। करियर काउंसलिंग तो कहीं दूर घोंसले में पड़ी हुई है। तो इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है पीएचडी स्कॉलर और माहिर तालीम डॉक्टर ज़फ़र इकबाल शम्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच नया दिन को वक्त देने के लिए। मुझे बताइए, ये तो अजीब से फिगर्स हैं, बहुत ही कंट्रास्ट है इसमें कि वो बच्चे जो 90% मार्क्स ले रहे हैं, जब वो यहाँ आते हैं टेस्ट देने, एप्टीट्यूड टेस्ट, तो उनमें से बहुत सारे जो हैं वो फेल हो जा रहे हैं। क्या समझते हैं, ये भेदभाव क्यों है? जी, इसकी वजह यह है कि हमारे जो तालीमी निज़ाम है वो रट्टा बेस्ड है। यानी हम कंसेप्ट्स नहीं पूछते। इवन हम मैट्रिक लेवल पे, इंटर लेवल पे स्कूलिंग हमारी या कॉलेज जो होता है उसके अंदर रट्टा बेस्ड ज़्यादा है चीज़ें। यानी मतलब ये है कि आप याद कर लीजिए, फिगर्स अगर पूछनी है तो एमसीक्यूज़ में फिगर्स पूछते हैं, एप्टीट्यूड नहीं देखते कि वो उसका एप्टीट्यूड क्या है। यानी क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता वहाँ पे। एक प्रॉब्लम ये भी एक कंसेप्ट बेस्ड नहीं होता।
आपने अगर याद की हुई चीज़ें हैं आप लिख देते हैं, उस पर नंबर मिल जाते हैं और 90 नंबर इस तरह से मिलते हैं। एक्चुअली अगर उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लें कि ये किस तरह होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो फिर ये साइंस के अंदर तो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें होती हैं। इस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे भी यही हो रहा है। लेकिन चूँकि एप्टीट्यूड टेस्ट में मोस्टली हम जो सवाल करते हैं वो न्यूमेरिकल्स बनाते हैं या MCQs पूछते हैं, वो कंसेप्ट बेस्ड होता है। और जब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो फिर वहाँ स्टूडेंट्स आउट हो जाते हैं, वो कर ही नहीं पाते। यानी मल्टीपल चॉइस के अंदर भी उनको इतना आइडिया नहीं होता है कि अगर 4 जवाब हैं, 4 में से कौन से सही पॉसिबल आंसर्स कौन से हो सकते हैं, तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते। ये एक मसला है बहुत बड़ा। सर, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होते हैं तब भी वो चूज भी नहीं कर पाते कि ए है, बी है, सी है या फिर डी है, तो सर आप क्या देखते हैं कि कहाँ पर ये जो है वो लैक है, क्या हमें बेहतर करना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ एक जो जर्नल कॉन्सेप्ट है सर एजुकेशन का, वो ये है कि आपने जो कुछ याद किया उतना ही आपने लिख दिया, उसके बाद आपके 100% मार्क्स भी आ जाते हैं, 90% मार्क्स भी आ जाते हैं, पोजीशन भी आ जाती है। मगर आप एक सर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आपने तो जो लिखा था वो रट्टा मार के लिखा था, आपने तो जो लिखा था वो कुछ समझ के लिखा ही नहीं था। अब यहाँ पर तो आपको डिस्क्रिप्शन देनी है, यहाँ पर तो आपको बताना है, तो सर वहाँ फिर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स बहुत आगे निकल जाते हैं जिनके 60% मार्क्स होते हैं। तो इसको किस तरीके से, इस स्पेस को कैसे दूर किया जाएगा सर? अच्छा, जिनके 60% मार्क्स होते हैं वो जरा कंसेप्ट उनका क्लियर होता है, लेकिन जो हमारी एग्जामिनिंग बॉडी है, ये एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं या टीचर्स चेक कर रहे होते हैं कॉपीज़, वो अगेन वो ये देखते हैं कि जनाब ये इसने कितने पेजेस लिखे। मसलन उर्दू का पेपर है, मुझे समझ नहीं आता, हमारे वक्त में तो 30 साल पीछे हम देखते हैं तो 60 नंबर 65 नंबर लेना बहुत मुश्किल होता था। और इस वक्त सूरत हाल ये कि 90 नंबर 95 नंबर उर्दू और अंग्रेज़ी और वो सब सब्जेक्ट के जिसमें बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत बेहतर किया जा सकता है आर्टिकल को, और जो बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड, मसलन साइंस के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर तो पॉसिबल है कि 100 में से 100 भी आ सकते हैं कि अगर एक सवाल न्यूमेरिकल पूछा गया और वो न्यूमेरिकल सही तरीके से किया है तो पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन ये इन मज़ामीन के अंदर और किस तरह नंबर मिलते हैं, अभी जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें 90% नंबर हैं। वो साइंस के तो अंदर हैं, वो ज़्यादातर साइंस के हुए हैं, आर्ट्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के तो मार्किंग हुई भी नहीं है। तो ये एक मसला है अपनी जगह पे। इवन मैथमेटिक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल्स पूछते हैं तो फिगर्स वही पुराने सालों की पूछ लेते हैं। ज़रा सा उसको चेंज कर देना, तब्दील कर दे, ताकि ब्रेन की वर्किंग देखें कि बच्चा समझ कितना रहा है। ये एक एग्जामिनिंग बॉडी का एक मसला है। अच्छा डॉक्टर साहब, नाउ सिर्फ एग्जामिनिंग बॉडी का मसला नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द करिकुलम। मुझे नहीं पता कि मैट्रिक बोर्ड में वो 9th और मैट्रिक में बच्चा आज तक वही अंग्रेज़ी की पतली सी किताब पढ़ रहा होता है, फिर जब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाता है तो उसको अचानक से बाउंसर मिलता है प्रिजनर ऑफ जेंडा का। उसको समझ ही नहीं आती कि ये हुआ क्या है अचानक से, ये मैं कहाँ पढ़ रहा था कि मक्खी पे टॉफ़ी बैठना, फ्लाई सिटिंग ऑन द टॉफ़ी इज़ नॉट गुड, और अचानक से वो प्रिजनर ऑफ जेंडा की जो है तिलस्माती दुनिया में उसको ले जाते हैं। पागल हो जाता है वो। अब वो क्या करेगा? अब वो यही करेगा कि रट्टा ही मार के आएगा ना। तो थिंग इज़ कि बच्चों को ये बताना बड़ा ज़रूरी है, और बच्चों से ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को बताना ही ज़रूरी है। ये जो गोरख धंधा बाहर लगा हुआ है, चौक पे, चौराहे पे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो हम स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, पढ़ाते नहीं है, मैन्युफैक्चर करते हैं, और बड़े तरीके से उनकी तस्वीर लगाते हैं, फला फर्स्ट, फला सेकंड, फला थर्ड, और ज़िंदगी आसान। सर, इनको बताने की ज़रूरत है कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं काबिलियत के लिए, ना कि मार्क्स हासिल करने के लिए। मुझे बताएं इसमें हमें कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ये एक कोचिंग सेंटर का तो हमारे देखें, प्रिजनर ऑफ जेंडा हमारे वक्त में भी था, हम भी पढ़ते थे ऐसे, लेकिन हमें याद नहीं है कि हम इस तरह रटते थे कभी किसी चीज़ को। हम खुद से अपने उर्दू हो या अंग्रेज़ी हो, जिस ज़ुबान में भी हो, हम खुद लिखते थे, और कोशिश यही होती थी। हमारे वक्त में तो बड़ा बुरा समझा जाता था, अराउंड 30 ईयर्स बैक की मैं बात कर रहा हूँ, और यही प्रिजनर ऑफ जेंडा उस वक्त भी कोर्स में था, अब भी कोर्स में। लेकिन आज स्टूडेंट्स की सूरत हाल ये है कि मैट्रिक या इंटर करके एक एप्लीकेशंस उर्दू में या अंग्रेज़ी में किसी ज़ुबान में वो अपने तौर पे नहीं लिख सकता। वो जो रटी हुई चीज़ होती है ग्रामर की किताबों में, वही रट करके लिख रहे होते हैं। यानी ये चीज़ के वो ख़ुद से लिखने की आदत डाले, ख़ुद से प्रैक्टिस करे चीज़ों को लिखने की, वो अभी नहीं होता। पहले ये चीज़ें होती थी, अब नहीं है। ये जो कोचिंग सेंटर फेनोमेना है वो
बेसिकली करता क्या है कि एक सब्जेक्ट की 3 दिन क्लास लेगा और उसे बता देगा कि जनाब इस तरह कर लो, इस तरह कर लो, तो मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे पास आ जाएंगे। पहले ये कोचिंग सेंटर माफिया इतना बड़ा नहीं था, माफिया का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन इतनी सूरत हाल कोचिंग सेंटर्स की नहीं थी। क्लासेस में पढ़ाई होती थी, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाई होती थी और उसी को पढ़ करके और स्टूडेंट्स अपने तौर पे लिख रहा होता था सारी चीज़ें। अभी ये कि कोचिंग सेंटर में ये बता देते हैं कि इसे कर लो, इसे कर लो, इसे कर लो, तो उसको मैक्सिमम मार्क्स इस तरह मिल जाएंगे, आधे से ज़्यादा कोर्स उसने पढ़ा ही हुआ नहीं होता। तो जब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि जिसमें कंसेप्ट पूछा जाता है और जिसमें इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं कि कोई सवाल ऐसा दे दें जिसमें किसी टॉपिक को अगर आपने समझा है तो लिख सकते हैं, तो वहाँ बोल्ड हो जाते हैं, वहाँ जवाब नहीं दे पाते। सही। अच्छा सर, जो कोचिंग सेंटर्स की आप बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मोस्टली ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं और स्टूडेंट्स उन कोचिंग सेंटर्स में जाके एडमिशन लेते हैं जहाँ पर उन्हें पता चला हो कि वहाँ से कोई टॉपर निकला है, वहाँ से किसी ने टॉप किया है, किसी सिटी में टॉप किया है, तो ऐसे कोचिंग सेंटर्स सिर्फ स्टूडेंट्स को टॉप कराने के लिए तो एडमिशन दे देते हैं। बट सर, जो बेसिक एजुकेशन है, जो ये समझाने वाली बात है कि आप जो लिख रहे हैं वो आपको समझ में भी आए, अगर उसी क्वेश्चन को घुमा के आपको दे दिया जाए, अगर उसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया जाए और आपने वही क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हो, आपको उसके बारे में पूरी प्रॉपर मालूमात हो, तो मेरे ख्याल में आप एमसीक्यूज करें या फिर किसी खास एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठे, इंटरव्यू दें या फिर रिटन टेस्ट दें, तो आप वहाँ पर नहीं फेल होते। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम टॉपर की रेस में तो लगे हुए हैं, लेकिन हम अपने आप को एजुकेट करने में कहीं पीछे चले गए। सर हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने कहा ना कि अभी जैसे कोचिंग सेंटर में वो टॉप वगैरह कोचिंग सेंटर से करते हैं और कोचिंग सेंटर वाले इश्तहार दे रहे होते हैं कि जनाब यहाँ हमारे स्टूडेंट ने इससे टॉप किया, तो उसने क्या किया है? उसने एजुकेट नहीं किया, उसने ये बताया कि मार्क्स किस तरह से आते हैं बोर्ड में, बिल्कुल बिल्कुल कौन से ट्रिक्स हैं जिसके जरिए मार्क्स आ रहे होते हैं, तो वहाँ एजुकेशन तो नहीं हो रही। जगह से नोट्स ले लें, आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह होती है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स होना, एजुकेशन इटसेल्फ के चीज़ों को अपने अंदर चीज़ों को संभाल लेना कि जिस तरह से अगर किसी एक टॉपिक के अंदर है, अगर उसको अच्छी तरह से समझा हुआ हो किसी ने, तो उसको किसी तरह से किसी अंदाज में भी पूछा जाए वो जवाब दे सकता है। लेकिन अगर एक मखसूस अंदाज में पूछते हैं और एग्ज़ाम में भी इसी तरह से, एग्जामिनिंग बॉडी में भी इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि जनाब पिछले 5 साल का सवाल कर लें, पिछले साल आया था, इस सवाल को कर लीजिए, ऑल्टरनेट ईयर आता है, ये सवाल पिछले साल आया था तो इस साल नहीं आएगा, आगे के सवाल कर लें। ये जो प्रॉब्लम है कि जिसमें ट्रिक्स बताए जाते हैं कि नंबर आपको किस तरह से आते हैं, तो फिर यही सूरत हाल होगी जो इस वक्त यहाँ दाखिले के एप्टीट्यूड टेस्ट में हुई। डॉक्टर साहब, नाउ द थिंग इज कि चलें हम तो इस चीज़ को रो ही रहे हैं ना, फलां साहब के नोट्स बेहतरीन हैं तो थम उसकी थप्पियाँ बिक रही हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं और अट्टा लगाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि पता नहीं हमने जो है इकबाल को नज़रिया में और गालिब को पंखड़ी एक गुलाब की सी है में क़ैद करके रख दिया है, हालांकि दोनों ने कई असनाफ में लिखा भी है, पढ़ा भी है। नाउ द थिंग इज़ कि हम रटा तो रहे हैं ये चीज़ें बच्चों को, हम एक और काम कर रहे हैं अब इन्हीं कोचिंग सेंटर्स के थ्रू, और वो ये काम है कि अब हम उनकी एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी करवा रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, हम उर्दू रटा दें, अंग्रेज़ी रटा दें, बच्चे मैथ्स में न्यूमेरिकल्स भी रट रहे हैं, ये भी काबिल कबूल कर लेते हैं, लेकिन आप किसी को एप्टीट्यूड रटा कैसे सकते हैं सर? एप्टीट्यूड रटा नहीं सकते। एप्टीट्यूड्स का भी फिर ट्रेंड, आप 10-12 साल के एप्टीट्यूड टेस्ट देख लें, उसका भी एक ट्रेंड निकल आता है और एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ कि ट्रेंड बता देंगे कि ये ट्रेंड है, एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ तालीम तो नहीं हो रही है, टेस्ट को क्वालिफाई करने का तरीका बताया जा रहा है। ये है सूरत हाल इस जगह पे। एप्टीट्यूड के भी अगर 10-12 साल के क्वेश्चंस देख लें तो वो इसी तरह से होते हैं। लेकिन अगेन ये सूरत हाल होती है कि जब बोर्ड से आएँ और फिर एप्टीट्यूड में दें, तो एप्टीट्यूड में जिसने इस तरह से स्ट्रेंथ पे पढ़ा होगा, कोचिंग ली होगी, तो शायद वो क्वालिफाई कर जाए। इसमें एजुकेशन तो खैर नहीं हो रही है, लेकिन इन टेस्ट को क्वालिफाई करने का और इसमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने के तरीके जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं। अच्छा सर, और सर आखिर में डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या यही वजह तो नहीं है कि सूबे सिंध से हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, बी इट ISSB, बी इट CSS, बी इट प्रोविंशियल सर्विसेज, इसीलिए बच्चे बैठ नहीं रहे, एक तो पहले बैठते ही नहीं हैं इन एग्ज़ाम्स में, और अगर बैठते भी हैं तो इसीलिए हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे पास होने की बिल्कुल कम है, यही एक वजह है। किससे कम है? मैं ज़रा आवाज़ की थोड़ी सी मैं रिपीट कर देता हूँ।
जो हम रट्टाफिकेशन कल्चर पे चले जा रहे हैं, शायद यही वजह है कि हमारी सिंध की रिप्रेजेंटेशन जो CSS, प्रोविंशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ISSB, इनके टेस्ट में हमारी रिप्रेजेंटेशन इसीलिए कम है। और अगर हम बैठ भी जाते हैं इसमें तो इसीलिए पास नहीं होते, हम तो रट्टा करके आए। हाँ, इसी वजह से वहाँ भी इसी वजह से रिप्रेजेंटेशन, वहाँ भी पास परसेंटेज आप देख लें कि इन जगहों के, इन बोर्ड्स के जो है पास परसेंटेज बहुत कम है। उन जगहों के ऊपर भी CSS की सीट्स बहुत सारी इन जगहों से खाली भी रह जाती है इस वजह से कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। और ये पूरा स्ट्रक्चर ही इस वक्त जो स्कूल का स्ट्रक्चर है या कॉलेज है, इवन यूनिवर्सिटी के अंदर, इस स्ट्रक्चर को ज़रा सा सोचने की ज़रूरत है कि इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये चंद बातों से तो नहीं बेहतर कर सकते, लेकिन ये बहुत कंसिस्टेंट इसकी ज़रूरत है कि एजुकेशन के निज़ाम को, इस निज़ाम को, कि जिसमें चीज़ें समझ में आए कि किस तरह से कौन सी चीज़, साइंस के अंदर तो ये होता है किस चीज़ को कौन सा फंक्शन, कौन सा प्रिंसिपल किस तरह से वर्क होता है, किस तरह से किसके इस प्रिंसिपल को किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में नहीं है सर। और दूसरी बात ये कि जो स्टूडेंट है उसकी ब्रेन बिल्डिंग भी नहीं करते, उसकी काउंसलिंग भी नहीं करते, उसको ये बताते भी नहीं है कि अगर आप ये चीज़ समझ के नहीं करेंगे तो आगे जिस तरह फैसल ने कहा प्रोफेशनल एग्जाम्स में आपको मसला होगा। ISSB है, CSS है। फैसल ISSB के एग्जाम्स के लिए तो कई लोग कह देते हैं नहीं हम तो पास ही नहीं होंगे। भाई क्यों नहीं होंगे यार, बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल होता है तो प्लीज़ आप जाएँ, उसको पास आउट करें। जी सर। हाँ, ये कॉन्फिडेंस का मसला है। जब जाहिर सी बात है, जब सूरत हाल ये होगी कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, एक तो कॉन्फिडेंस का भी मसला है कि क्वालिफाई करें आप। ये स्टूडेंट, यंग लोगों के लिए हम तो बता रहे होते हैं कि आप इसको ये कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये एक है प्रॉब्लम, बिगिनिंग से ही वो कहते हैं कि जी तैयार नहीं हो सकते, ये है एक मसला है बहरहाल। और थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है कि क्यों हमारे स्टूडेंट्स के जिनके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अभी ब्रेक ले रहे, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद बातें करेंगे, हमारे साथ रहिए। मकतबा इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसको सबक याद रहा। और ऐसे उस्ताद के पास जाके छुट्टी करने का दिल किसका करेगा जिसकी दुनिया मुख्तलिफ है। लाहौर की गुलकार हैं फरिया नवाज, इनकी रस्म शागिर्दी हुई और किसने की? द ग्रेट लेजेंड आबदा परवीन, उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया। पहले ज़रा कुछ मनाजिर देखते हैं। तो फरिया नवाज इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा फरिया, गुड टू हैव यू हियर। ये बताइए कि आबदा परवीन के आगे अपने फ़न का मुजाहरा करना, उनकी जानिब से आपको अपनी शागिर्दी में ले लेना, कितना बड़ा मोमेंट था आपके लिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मुझ पर कि जो मैं अपने उस्ताद मोहतरम का नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो मेरे माँ बाप हैं। तो ये बहुत बड़ा एजाज़ और मेरे लिए बहुत बड़ा दुनिया में शर्फ है कि माई साहिबा की उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी वो उनको सूफ़ी कह सकती हूँ, बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। तो मैंने कभी इस चीज़ के लिए सोचा भी नहीं था कि वो मुझे अपने कदम वसी का मौका देंगी या मुझे अपने कदमों में जगह देंगी। मैं बहुत खुश हूँ और अल्लाह ताला का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि जो मैं कह सकूँ। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये बस अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है। अच्छा फरिया, पता है जब हम माई साहिबा की खुद भी कोई कलाम सुनते हैं, चाहे जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है या फिर अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूँ मेरा खुदा जाने, तो हमारे पास भी कहाँ अल्फाज होते हैं। अल्फाज की जुर्रत कहाँ है कि वो हम में और उस कलाम में मुखल हो सके। तो आपके जो जज्बात हैं वो भी हम बखूबी समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि अपने इस सफ़र के बारे में बताएं। कब से आपने गाने का, कलाम पढ़ने का आगाज़ किया, कितनी उम्र से, और क्या क्या कर चुकी हैं अब तक, ज़रा ये बताइए। जी बिल्कुल, मैं तकरीबन 4-5 साल की थी जब से नात खानी से ही इसको स्टार्ट लिया। माशाल्लाह। तो मेरे माँ बाप का, बहन भाइयों का, पूरी फैमिली की मुझे बहुत सपोर्ट रही
और कुछ प्यार करने वाले दोस्त हैं, उन सब की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। तो अब मैं रफ़ी पीर के साथ काम कर रही हूँ, सदान साहब के साथ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और इसी तरह के बहुत सारे प्यार करने वाले लोग हैं कि जिनकी दुआएं और प्यार मेरे साथ हैं। तो मैं आज इस मुकाम पर आकर बैठी हूँ कि आबदा परवीन जी इतनी बड़ी, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में एक ही पाकिस्तान है, और इसी तरह से माई साहिबा भी सिर्फ सूफ़ी दुनिया में एक ही हैं। वो उन जैसा कभी नहीं होगा और ना ही कभी था। तो मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद की, उन पाकों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे उनके कदमों में बैठने का मौका दिया। और इतनी बड़ी हस्ती का पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने कभी इस तरह से किसी को शागिर्द नहीं किया। तो मैं माई साहबा की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने कदमों में बैठने के लिए मुझे जगह दी। मैं उनकी सारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। बिल्कुल फरिया, जिस तरीके से अभी हम देख भी रहे थे और हमने सुना भी आपको, तो वाकई आपने साबित कर दिया कि आप उनकी जो है स्टूडेंट हैं और वाकई आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म किया है। तो हम चाहेंगे कि आप ज़रा हमें कुछ गाकर अगर सुना दें तो। जी बिल्कुल, उनके सामने गाना बैठना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो हम उनके सामने सिर्फ बैठ भी नहीं सकते ठीक से, तो उनके सामने गाना नहीं, बस ये उनके प्यार, उनकी दुआएं हैं कि उन्होंने मुझे सराहा और इतना प्यार दिया, ये उनका बड़ापन है। तो मैं ज़रूर अपने उस्ताद मोहतरम माई साहबा का एक कलाम बहुत खूबसूरत है, जी जी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सर्टेनली। संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है मौला। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके
से तूने मुझे दीवाना बना रखा है मौला कमाल 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 क्या फरिया। बात है, क्या यकीनन अब मैं आपसे और भी सुनूंगा लाजमी, क्योंकि वो ये जो एक माहौल बन चुका है ना यहाँ अब तो पे, दिल ही नहीं कर रहा कि हाँ, बातें की जाए। बिल्कुल ये माहौल जो बन चुका है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करते। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो आपकी रस्म शागिर्दी हुई थी, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी बताएं। जब आप वहाँ बैठे, क्या आप पहली मर्तबा मिल रही थी? और अगर तो पहली मर्तबा मिल रही थी तो जब आपने देखा तो क्या महसूस किया? फिर जब आपने परफॉर्म किया तो आबदा परवीन साहिबा ने क्या रिमार्क्स दिए, क्या कहा आपसे? मैं चाहूँगा ज़रा ये बताएं। जी मैं बिल्कुल माई साहबा से पहली दफ़ा मिली और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, अपनी बेटी बनाया। और जब मैंने उन्होंने मुझे खुद फरमाया कि मैं आपसे कुछ सुनना चाहूँगी, तो उस्ताद मंजूर ख़ान साहब हैं जो उनके साथ मेरे ख़्याल से सारी ज़िंदगी माई साहबा के साथ ही उन्होंने उनकी खिदमत की, उनके साथ ही काम किया। तो आप उनसे फरमाने लगे कि आप अंदर से बाजा लेकर आए अपनी सिंधी लैंग्वेज में। तो वो ख़ुद हारमोनियम उन्होंने मंगवाया और कहा कि बेटी आप मुझे सुनाएं। तो बस ये उनके कदमों में बैठी थी, अल्लाह ताला ने इतनी सी हिम्मत दी कि उनके कदमों में बैठ के मैंने जो भी फिर पढ़ा सुनाया उनको। उन्होंने शाबाश भी दी, प्यार भी किया और उनके साथ बैठने से इस तरह लग रहा था कि मैं जैसे किसी वली के सामने बैठी हूँ। इतनी बड़ी हस्ती हैं वो, बहुत रूहानियत महसूस कर रही थी मैं। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अच्छा फरिया, वैसे तो जो आबदा साहिबा ने पढ़ा, जो गाया, वो कमाल है, लाजवाल है, बेशबहा है, कीमती है। मैं चाहूँगा कि आपका अपना पर्सनल फेवरेट, में बड़ा मुश्किल सवाल है और आपके लिए भी इसका जवाब बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आपका अपना पर्सनल फेवरेट कौन सा कलाम है? क्योंकि हमारे तो कई, मतलब एक बार ये जब लगे कहीं भी तो ये चलता रहे, ख़त्म ना हो। लेकिन मैं चाहूँ अगर कि आप कोई एक बताएं मुझे कि फ़ेवरेट कौन सा है, और फिर आखिर में वो भी थोड़ा सा हमें पढ़ दें। जी मेरा फेवरेट इसमें है यार को हमने जा बजा देखा। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर थोड़ा सा इनायत फरमाएं। जी ज़रूर। कहीं जाहिर कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। ओ यार को हमने जा बजा देखा। कहीं जाहिर कहीं, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा।
यारी को हमने जा बजा देखा, यारी को हमने जा बजा देखा। क्या बात है, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं मुमकिन हुआ कहीं मुमकिन हुआ, कहीं मुमकिन हुआ कहीं वाजिब, कहीं फानी कहीं बका देखा, कहीं फानी कहीं बका देखा। ओ यारी को हमने जा बजा देखा। बहुत शुक्रिया फरीहा, आपने बहुत ज़बरदस्त गाया और बहुत शुक्रिया कि आप नया दिन मेहमान बनी। और पाकिस्तान में इतना टैलेंट है और पाकिस्तानी जो है वो अपने आप को प्रूव करने में किसी से पीछे नहीं है। तो इस वक्त जो एटमॉस्फेयर है हमारे स्टूडियो का, तो उसमें तो अब ऐसा लगता है कि हमें कहीं सैर व तफरी के लिए ज़रूर जाना चाहिए। तो फैसल करीम आपको एक तिलिस्माती दुनिया में ले जा रहे हैं, हम भी चलते हैं। नगर पार्कर की अजब नगरी के गजब पहाड़, जिनकी बनावट सबसे अलग, सबसे जुदा। मैं नथिया गली के किसी पहाड़ के गारे सुलेमान में नहीं, बल्कि थर के नंगर पार्कर के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले कारुंझर में मौजूद हूँ, जहाँ हर पहाड़ एक मुकम्मल कहानी और हर पत्थर एक अपनी तस्वीर लिए हुए है। और ये तस्वीर पाकिस्तान की वो खूबसूरत थर की वो खूबसूरत तस्वीर है जो शायद दुनिया ने अभी नहीं देखी। और इस 29 किलोमीटर तवील सिलसिला कोह की गोद में नगर पार्कर से 2 मील दूर ये है आंचलेसर महादेव का स्थान, आंचलेसर मंदिर। आंचलेसर में भी एक हजारों साल पुराना शिव का मंदिर है। और जैसे कि दुनिया के कई हिस्सों में आपने देखा होगा कि कुछ मंदिर तो ऐसे आपको ज़मीन पे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई पे होते हैं। 101 कम यानी कि 99 सीढ़ियों को चढ़ के हमें इस मंदिर की तरफ जाना है और फिर हम आपको भी यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। यहाँ की मरकजी सड़क बनने के बाद हजारों सयाह इस मुकाम का रुख करते हैं। तो तकरीबन 50 से ज़्यादा सीढ़ियाँ तो हो गई। कभी आपने सोचा है कि मंदिर या फिर स्तूपा या फिर जो बुद्ध मत के कई निशानात जो पूरे स्वात में हैं, इतना ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? कभी आपने सोचा? अब बनाने वालों ने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचें? चलते हैं ऊपर। और बिलाखिर 101 कम 99 सीढ़ियाँ चढ़ के हम पहुँचे इस मंदिर में। जाहिर सी बात है सांस भूल चुकी है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, लेकिन मनाजिर पूरे पूरे साथ दे रहे हैं। हजारों साल पुराना ये मंदिर और यहाँ तक पहुँचने के लिए 99 सीढ़ियाँ। ये सीढ़ियाँ तो 100 साल या उससे पुरानी है, लेकिन यहाँ की जो ये कदीम रिवायत है लोगों के आने की, ये भी बहुत पुरानी है। अब ये भी कुदरत का शाहकार है
कि यहाँ ना सिर्फ पहाड़ और उनकी जो साख्त है वो यकसर मुख्तलिफ है, बल्कि इन्हीं संगलाख चट्टानों और बड़े बड़े पत्थरों के बीच से ये दरख्त भी जो हैं वो उगाए हैं। ये भी कुदरत का शागार है। बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब से ये मंदिर बना तब से यहाँ पे ये कुदरती झरना यहाँ पे मौजूद है और अभी तक ये इसी तरह कायम है। जरूरत है तो इस चीज की कि इस इलाके को मजीद डेवलप किया जाए और लोगों के आमदोरफ्त का जरिया मजीद आसान बनाया जाए, और जो लोग आए उनको जरूरत है इस चीज की कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को खराब ना करें। जरूरत नहीं है कि अपना नाम यहाँ पे लिख के जाएं और बताएं कि मैं यहाँ आया था। आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। चश्मे का फूट जाना ही अकेले अचंभे की बात नहीं। कारुंझर के पहाड़ कुदरती वसाइल से हैं मालामाल। कुछ अजब सी बनावट है इन पहाड़ों की, पहाड़ के पत्थरों की, कि जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन अट्रैक्ट करने के लिए और भी कुछ है इन पत्थरों में, और वो है शीशे की तरह के चमकते हुए जर्रात। ये ग्रेनाइट के पत्थर हैं जो पेश बहा और इंतहाई कीमती हैं। यानी कि ये जगह सयाहत के हवाले से ही नहीं बल्कि मादनी वसाइल के हवाले से भी माला माल है। और कई 100 फीट ऊंचे पहाड़ों की चोटी पे ये गार यहाँ की पुरस्कारियत में इजाफा करते हैं। जिला थरपारकर आपको दावत दे रहा है। यहाँ के मंदिर, यहाँ के मस्जिद, यहाँ के पहाड़, यहाँ के झरने और यहाँ की खूबसूरती ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान सयाहत के हवाले से खूबसूरत मुल्क है। तो फिर क्यों दीगर जगहों पे जाएं? क्यों ना थरपारकर आएं? और क्या बात है जी, हमारे साथी एंकर की जर्नी की कितनी खूबसूरत जगह गए हैं और क्या एक्सप्लोर किया है और क्या कहा है उन्होंने कि थरपारकर क्यों ना आए। तो फैसल, कैसा एक्सपीरियंस रहा ये कारुंझर के जो पहाड़ हैं? मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ। मतलब आपने अकेले अकेले जाके एंजॉय कर लिया? नहीं, पूरी टीम गई थी। अच्छा, यकीन माने अकेले मैं बिल्कुल भी नहीं गया था। और 8-9 घंटे अकेले तो कराची से जा भी नहीं सकता बंदा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो मुझे नहीं आपने साथ लिया ना, हम जाते साथ में एक्सप्लोर करते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा। ले, आप चलने वाली बने। ओके फाइन, लेट्स सी। लेकिन द थिंग इज कि ये जो एरिया है हमारे पाकिस्तान का, लोग बहुत कम यहाँ पे जा रहे हैं। इतने वेलकमिंग लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। ये जो आप पहाड़ों के तिस्माती हुस्न देख रही हैं, इन पहाड़ों के नीचे जो लोगों का अपनी जो फितरी हुस्न है, तो लोगों की वेलकमिंग थी यहाँ पे, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और ऐसा एक सेगमेंट नहीं है, अभी बहुत सारे हैं, तो इंतजार करें, अभी बहुत सारे। तो जनाब, फैसल ने आपको जो जगह एक्सप्लोर करके दी है और जहाँ पर ये गए हैं, तो मैं तो देखकर हैरान हो रही हूँ। अच्छा ये बताएं, हर जगह की अपनी एक खासियत होती है, एक स्पेशलिटी होती है। यहाँ जाने के बाद सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक कि यार ये प्लेस जो है ना, दिस इज़ अमेजिंग, और यहाँ पे अगर कोई आएगा तो उसको लगेगा कि वो सबसे अल्टीमेट जगह पे मौजूद है? यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको नीचे आपकी रेत मिलती है, सामने आपको इस तरह के पहाड़ मिलते हैं। हाँ। और उस रेत और पहाड़ के बीच में एक छोटा सा बच्चा आपको कह रहा होता है पधारो हमारे देश। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हमारे साथ ही रहिए। सो वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि जर्मन स्कूल औरंगी टाउन की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस की समाअत हुई है। गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा ना करने और रिफाई प्लॉट की लीज पर अदालत बरहम, तामीरात गिराकर रिपोर्ट तलब कर ली है। यह अहम समाअत है जिस हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। जर्मन स्कूल औरंगी टाउन की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक केस की समाअत। गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा ना करने और रिफाई प्लॉट की लीज पर अदालत बरहम। इरफान उल हक, मजीद बताइए।
इरफान, इस हवाले से अपडेट दीजिए। इरफान उल हक से मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। जर्मन स्कूल औरंगी टाउन की ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात का मामला है। ऐसे में गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा न करने और रफाई प्लॉट की लीज पर अदालत बरहम हुई है और डायरेक्टर केएमसी को कार्रवाई मुकम्मल करके बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दिया है। इरफान बताइए। जी फैसल, गुज़िश्ता समात पर भी अदालत ने हुक्म दिया था कि जो ये सरकारी ज़मीन है जो रफाई प्लॉट के लिए मुख्तस है, इसे कैसे अलॉट किया जा सकता है, इसको वागुजार करवाया जाए। ताहम आज जो रिपोर्ट पेश की गई है उस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार किया और सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए डायरेक्टर केएमसी को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर तमाम ये ज़मीन है रफाई प्लॉट्स जिस पर जर्मन स्कूल था और उसके अतराफ जो भी ज़मीनें हैं रफाई प्लॉट्स की, उसके फौरी तौर पर वागुजार कराया जाए। और ये भी सवाल किया है केएमसी से कि रफाई प्लॉट्स की लीज कैसे दी जा सकती है और जो कर्जदार थे यानी जो जिनका ये दावा था कि उन्हें ये लीज पर ज़मीन दी गई है, अदालत ने हुक्म दिया है कि उसकी लीज फौरी तौर पर मनसूख की जाए और डायरेक्टर केएमसी आइंदा पर न सिर्फ पेश हों बल्कि बयान हल्फी भी जमा कराएं कि उन्होंने एक सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली है और ये जो रफाई प्लॉट है इसे वागुजार करवा लिया गया है। आइंदा समात पर डायरेक्टर केएमसी को हिदायत की है कि वो खुद ये रिपोर्ट लेकर अदालत में। बहुत शुक्रिया इरफान, इस हवाले से आप अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं शो में और अब आपको बताएंगे कि पाकिस्तानियों से 18 अरब रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड की तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के ऑनलाइन नेटवर्क बाइनेंस ने FIA से राब्ता भी कर लिया है। FIA साइबर क्राइम सेल के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक बाइनेंस ने मुस्तकबिल में मजीद राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। बाइनेंस की कमेटी में शामिल अरकान साबिक अमरीकी तफ्तीशकार हैं, जबकि बाइनेंस फ्रॉड करने वाली 11 एप्लीकेशंस के खिलाफ तहकीकात में मुआवनत करेगी। 20 दिसंबर को ऑनलाइन मुनाफे का झांसा देने वाली ये जो एप्स थी ये क्रैश कर गई थी, जिसके बायस 55,000 पाकिस्तानी अपने 18 अरब रुपए गवा बैठे थे और ये इंतहाई बड़ा स्कैम था। और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इस पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सरबराह FIA साइबर क्राइम सेल इमरान रियाज साहब ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, पाकिस्तानियों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, क्या कर रही है FIA सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन। देखें जी, FIA ने जो रिसर्च स्टेप्स थे वो सब के सब लिए हैं। आपके सामने जो मेन इसमें चीज़ थी वो थी बाइनेंस से रब्ता करना और उनको जो ज़रूरी सवालात थे वो उनसे शेयर करना, उनको पुट अप करना, तो वो सब किया है। और द गुड पार्ट इज़ कि जी बाइनेंस ने रब्ता कर भी लिया है हमसे और हमें इंश्योर किया है फुल कोऑपरेशन करेंगे वो FIA के साथ इन तहकीकात में। और उन्होंने अपनी 2 रुकनी एक टीम मुकर्रर की है जो कि क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टिगेशन के माहिर लोग हैं और वो पहले अमेरिकी महकमा ख़जाना में काम भी करते रहे हैं और वहाँ भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस को डील करते रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि हमें इससे आगे लीड मिलेगी। जो हमने मेन सवालात जो पुट किए थे बाइनेंस को, हमें उनके जवाबात चाहिए होंगे। जो पहला सवाल मेन था वो ये था कि जी हमने 26 के करीब जो वॉलेट अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए थे उनके बारे में जानकारी होगी कि वो किसके नाम के ऊपर थे, किस ID के ऊपर थे, उनके एड्रेसेस क्या थे, उनके फ़ोन नंबर क्या थे। उसके अलावा जो है वो हम उनसे पूछेंगे कि जी जब आपने इनको इंटीग्रेट किया विद बाइनेंस तो उस वक्त आपने इनकी डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चेक की कि वो कहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, क्या किसी पाकिस्तानी अदारे ने इनको अप्रूव किया या नहीं किया। जैसे कि अगर किसी आम इंसान को भी बाइनेंस पे अकाउंट खोलना होता है, कॉमनर को भी, तो उससे भी वो उसकी फ़ोटो ID या पासपोर्ट ID मांगते हैं और उसके बाद डिफरेंट जो आपके फेशियल रिकग्निशन के फीचर्स हैं उनको यूज़ करते हैं और उसके बाद आपके अकाउंट को वेरीफाई करते हैं और फिर आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने उनसे पूछा है कि जी आप बताएं कि क्या कुछ डिटेल्स इनके पास हैं। तो डेफिनेटली जब ये सब तमाम डिटेल्स हमारे पास आएंगी और इससे मुंसलिक बैंक अकाउंट सामने आएंगे और इन लोगों की तफसीलात सामने आएंगी जो एलिज्ड हैं, जो किरदार पीछे इसके बैठे हुए हैं, तो लाजमन हमें इस तफ्तीश में कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल इमरान साहब, अच्छा ये बात ये है कि ये छोटी मोटी एक तो अमाउंट नहीं है, 18 अरब रुपए। हम देख रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के स्कैम्स जो हैं, जहाँ पे लोग इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं वहीं स्कैम्स भी उतने ही ज़्यादा आ रहे हैं। आप लोगों को क्या मशवरा देंगे कि वो इस तरीके की एक्टिविटी, इस तरह की सरगर्मियाँ, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें इंश्योर कर लें कि उन्हें ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े? देखिए जी, बिगेस्ट पार्ट जो पूरे स्कैम के अंदर है वो ग्रीड का पार्ट है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब लोग लालच में आते हैं तो इस तरह की ऑनलाइन ऐप्स के अंदर
अपना वो हिस्सा डालते हैं। अभी आपको याद होगा कि पाकिस्तान में एक किरदार जो काफ़ी फेमस रहा है हमेशा, वो रहा है आपका डबल शाह, कि लोग चाहते हैं कि हमारी जो इनकम है वो एकदम डबल हो जाए, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है फौरी डबल हो जाए। तो उस चक्कर में जब इस तरह के फ्रॉडलेंट लोग जो है पैसे इकट्ठे करते हैं और बाद में भाग जाते हैं, तो ये वाला स्कैम भी जो है इसको भी मैं समझता हूँ कि वी कैन कॉल इट एज साइबर डबल शाह और डिजिटल डबल शाह। तो जब तक देखें आप किसी भी एप्लीकेशन को या कंपनी को जानते नहीं हैं कि वो कहाँ से ऑपरेट कर रही है, उसके ऑफिस कौन से हैं, उसके जो सीईओ कौन है, आप किसी भी एनोनिमस किरदार के कहने पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये एक डेफिनेटली एक किरदार था, एक इशू था ऑन दी पार्ट ऑफ ग्रीड ऑफ द पीपल। अब इसमें बचा कैसे जा सकता है? पहली बात तो ये है कि जी इस तरह की जो तमाम एप्लीकेशंस हैं, ये मैसेज पब्लिक को जो आपको अनयूजुअली हाई रिटर्न्स जो है वो पे करते हैं, वो फ्रॉड होते हैं। मिसाल के तौर पे कमर्शियल बैंक है जो कि अप्रूव्ड है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर वो आपको 10% इंटरेस्ट जो है वो ऑफर कर रहा है, और एक ऐसी एप्लीकेशन है या एक ऐसी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फोरम है जो आपको कह रहा है कि आपको 25% प्रॉफिट देंगे, 30% प्रॉफिट देंगे, तो डेफिनेटली जो है वो इतने हाई रिटर्न्स जो है पॉसिबल नहीं है, वो फ्रॉड की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उसका जो आर्टिकल 84(2) है, वो बताता है कि जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है उसको चेक करना है। देखिए, तमाम अदारों को पब्लिक से पैसे लेने की परमिशन नहीं है एज पर दिस आर्टिकल। सिर्फ कमर्शियल बैंक्स जो हैं या ऐसे इन्वेस्टमेंट अदारे जो हैं जिनको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अप्रूव करता है, सिर्फ वही पब्लिक से पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आई, पहली बात तो ये है कि अगर ये रिटर्न्स बहुत हाई हैं तो इसमें इन्वेस्ट कतई ना करें, और अगर आप इतना फोर्सफुल हो गए हैं लोगों के कहने के ऊपर, तो कम से कम आप कंसर्न अदारों से, SECP से या हमसे रब्ता कर लें, पूछें कि जी बताएं ये वाली ऐप जो है या ये वाला जो अदारा है, क्या ये कहीं पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, क्या ये FPR से अप्रूव है कि नहीं है, या इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेट किया है कि नहीं किया। तो तमाम मुतलका अदारों से कंफर्म करने के बाद और ऑन ग्राउंड चेक करने के बाद कि इनका कोई ऑफिस मौजूद है या नहीं है, तो ही आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि तमाम तर चीज़ें जो है वो चेक कर लेनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बाइनेंस के हवाले से आपके पास अभी कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, और ये जो 55,000 लोगों का फिगर है ये कैसे आया आपके? देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों ने हमसे जो रब्ता करना शुरू किया वो दैट वाज थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। दे थ्रॉन्ग माय इनबॉक्स, तो उससे फिर हमने सॉर्टिंग की डिफरेंट एप्लीकेशंस की जो कि बिलोंग करती थी कराची से, हैदराबाद सखर से और बाकी जगहों से भी जो पूरे मुल्क में लोग फैले हुए थे। फैसलाबाद से बहुत कंप्लेंट्स थी, KPK से बहुत कंप्लेंट्स थी। तो चूंकि जुरिस्डिक्शन हमारी सिंध की है, तो हमने पहले जो यहाँ पे लोकल लोग थे उनसे रब्ता किया, उनको बुलाया। अब ये जो फिगर है इतना हाई, ये हमने कैसे आइडेंटिफाई किया? बिल्कुल 11 ऐप्स हैं, उसमें जो है जो एक ऐप है दैट वाज HFC, और उसका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेंबर्स की तादाद जो है वो, जब हमने उसको देखा तो वो 33,000 थी, लेकिन रिपोर्टेडली ये इससे भी ऊपर थी। लेकिन जब स्कैम हुआ तो लोग इस ग्रुप से निकलना शुरू हो गए। जो आंखों देखा हाल है, जो हमने ऐप पे खुद देखा, टेलीग्राम के ऊपर जो ग्रुप था उसमें 33,000 लोग जो है वो मौजूद थे जो कि इसमें ट्रेडिंग कर रहे थे या ऑनलाइन बैटिंग का हिस्सा बने हुए थे। इसके अलावा बाकी भी जो ऐप्स थे, में रिपोर्ट जो हुई, जिनके हमने टेलीग्राम ग्रुप्स को देखा, मेंबर्स की तादाद 10,000 थी, 15,000 थी। तो हमने तो इसको एक बहुत सेफ एस्टिमेट लेके किया कि जी हर जो ऐप है उसमें कम से कम 5,000 लोग तो लाजमी हैं, ठीक है। उसको एवरेज आउट करने के बाद 5,000 के फिगर के ऊपर हम 11 ऐप्स का 55,000 का फिगर लेके आए। अच्छा, एंड में मुझे ये बताएं इमरान साहब कि इस पे लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है? बिकॉज एक तो ये कि जी आप इनको ट्रेस कर लें, फाइंड आउट कर लें, एंड देन यू बैन दोज कंपनीज, उनकी लेन देन ख़त्म कर दी जाए। इसके आगे आपको पता है ना कि हमारे यहाँ लोग या फिर इवन पूरी दुनिया में सबसे अच्छा काम ये होता है कि नाम और तख्ती बदल के काम दोबारा शुरू हो जाता है। तो हाउ कैन FIA और एनी अदर एजेंसी इंश्योर कि ये वाला काम अगर फ्रॉडुलेंसी किसी के साथ हुई है तो वो निप इन द बड हो, ये कैसे होगा? देखिए जी, ये ऐप्स जो है पहले से बंद हैं। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी यही था कि जी 2-3 माह जो है वो फील्ड में रहते थे,
और इस तरह लोगों से कैपिटल इकट्ठा करते थे, और जब देखते थे एक सब्सटैंशियल कैपिटल इकट्ठा हो गया है, उसके बाद ये लोग ऐप को क्रैश करके भाग जाते थे और फिर एक नई ऐप स्टार्ट होती थी। तो व्हाट आई फील लाइक कि जी शायद 2 से 3 इस तरह के गैंग्स काम कर रहे हों, और ये जो मल्टीपल ऐप्स हैं ये एक ही पर्टिकुलर ग्रुप का या 2-3 पर्टिकुलर ग्रुप्स का हिस्सा हो, और वो दोबारा से नाम चेंज करके आ रहे हैं। अब इसको ये है कि जी रोका कैसे जा सकता है। अब तो उसमें यही है कि जी लोग जो ही इस तरह की कोई ऐप आती है उसको आइडेंटिफाई करें। सेकेंडली जो हमारी टीम्स हैं पेट्रोलिंग वो भी कर रही होती हैं साइबर स्पेस के अंदर, कि अगर इस तरह के कोई फ्रॉडुलेंट जो एड्स चल रहे हैं तो उनको जो है रोकने की तरफ जा रहे हैं। और थर्डली जो इसमें रोल है बहुत अहम रहा आपके कुछ यूट्यूबर्स का और प्रमोटर्स का। तो अभी इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हम इस तरह के लोगों को भी नोटिस दे के पूछ रहे हैं कि जी अगर आपने किसी पर्टिकुलर ऐप को जो है वो एंडोर्स किया, प्रमोट किया, तो किन बेसिस पे किया आपने, आप इनके किन लोगों से राब्ते में थे। तो ये भी हमें काफ़ी हेल्प करेगा इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और आइंदा के लिए इस तरह के प्रमोटर्स को, यूट्यूबर्स को चाहिए कि जी वो एनोनिमस तरीके से जो ऐप्स चल रही हों उनको लोगों तक प्रमोट ना करें। और उसके अलावा बाकी ग्रीड का फैक्टर जो मैंने पहले बताया है कि लोग खुद से केयरफुल होने की जरूरत है। देखिए जब तक हमें जी सर, अब तो जो स्कैम हो गया वो हो गया। ये बताइए कि अब ये जो स्कैम है, इसमें जो ऑनलाइन ये क्राइम होता है या ऑनलाइन ये इस तरह से स्कैम होता है, इसकी सज़ा क्या है? और दूसरा, बाइनेंस से जब आपका राब्ता हुआ है तो वहाँ पर उन्होंने कोई कमेटी बनाई है जिसमें अमरीकी महकमे ख़जाना के 2 साबिक मुलाजमीन भी शामिल हैं, तो क्या कोई उम्मीद कर सकते हैं हम कि जो रकम है ये वापस मिल सकेगी लोगों को? देखें जी, इसका जो क्रिप्टो से तल्लक कोई भी नहीं है, वर्चुअल करेंसी से तल्लक कोई भी नहीं। जो क्राइम हमारी स्पेस में हुआ है दैट इज ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है। उसकी बेस पे जो है वो एफआईआर होती है, और जब ये लोग अरेस्ट होंगे तो इनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अब जहां तक आपकी बात है कि जी जो वहां पे कमेटी बनी है 2 रुकनी, वो किस तरह इफेक्टिव हो सकती है, तो डेफिनेटली देखिए हम एक इन्वेस्टिगेटिंग अदारा है, ठीक है। हमारा काम ये है कि हमें कंप्लेंट आई है कि जी इस तरीके से फ्रॉड हुआ है, हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और आइडेंटिफाई किया कि इसके पीछे कौन से लोग हैं, उनको अरेस्ट करना। अब जहां तक बात रिकवरी की है, वी आर नॉट अ रिकवरी इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जब ये सब चीजें प्रूफ हो जाएंगी तो फिर आई बिलीव कि गवर्नमेंट इनसे राब्ता करेगी और उसके बाद फिर कुछ चीज हो सकती है रिकवरी के हवाले से भी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, समा से गुफ्तगू कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में। तो फैसल, अब ये जो स्कैम हुआ है इस हवाले से लोगों को खुद भी ये देखना चाहिए कि अगर वो कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी ऐप को वो डाउनलोड कर रहे हैं और उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो देख लें कि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो क्या है। थर्ड पार्टी इंस्टॉलेशन भी साथ में होती है, दीगर और फेक चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से लोग अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा ग्रीडीनेस अच्छी नहीं होती कि आप किसी चीज़ को बिना देखे। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट के जो कि हमारे गेस्ट ने भी कहा कि जी ग्रीड फैक्टर इसमें ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। नैब के तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर कामरान को कमरा अदालत में फ़ोन पर बात करना महंगा पड़ गया और अदालत के हुक्म पर नैब के तफ्तीशी अफसर को हिरासत में ले लिया गया। बात करेंगे अपने नुमाइंदे इरफानुल हक से। इरफान, इनको नहीं पता था कि फ़ोन पे बात नहीं करते यहाँ पे? देखिए फैसल, ये रिवायत है अदालत में कि जो भी अदालत में कमरा अदालत में दाखिल होता है वो अपना फ़ोन बंद कर देता है, क्योंकि हर कमरा अदालत के बाहर ये दर्ज होता है कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना मना है, और ये बड़ी सख्ती से पाबंदी होती है ताकि जो अदालती कार्रवाई है उसमें कोई रुकावट, कोई खलल ना पैदा हो, कोई शोर ना हो। इसलिए अदालत में ये खामोशी दरकार होती है। ताहम जो तफ्तीशी अफसर होते हैं नैब के, पुलिस के या दीगर एजेंसियों के, वो अदालतों में आते हैं तो वो अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर बंद करते हैं, क्योंकि वो उमूमन अदालतों में पेश होते रहते हैं, उन्हें रिवायत का भी पता होता है और जो ज़ाब्तों का भी। मगर ये असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नैब के और तफ्तीशी अफसर भी हैं, सीनियर हैं, उन्होंने अपना फ़ोन बंद नहीं किया और फ़ोन उनका बजा। तो इसके बाद उन्होंने जो वजाहत अदालत ने मांगी है उस अदालत को मुतमईन भी नहीं कर पाए और अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इनका मोबाइल भी जब्त किया जाए और इनको भी हिरासत में लिया जाए। फिलहाल वो जेर हिरासत हैं और अदालत के बाहर मौजूद हैं और उनका फ़ोन जब्त कर लिया गया है। तो इन्होंने फ़ोन बंद नहीं किया इसलिए ये बंद हो गया। बहुत शुक्रिया आपका इरफान। तो ये इस तरह के मामला, अच्छा ये द थिंग इज़ कि अगर कोई आम शहरी जाए और आम शहरी से ये चीज़ सरजद हो जाए तो समझ में आती है, लेकिन एक अफसर हैं और उनसे ये चीज़ हो जाना, इनसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस किसको पता होंगे।
तो ये इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल अपना, और इनको मोबाइल फ़ोन यूज़ करना कमरा अदालत में महंगा पड़ गया है। बिल्कुल। कराची में कोरोना की शरह के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जो कोरोना के केसेस की शरह है उसमें इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 20% से ज़ायद हो गई है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिए। बिल्कुल सबा, ये केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 20.22% रिपोर्ट हुई है। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों में 1350 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1223 केसेस का ताल्लुक कराची से है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध में जो अफराद हैं 9 अफराद की डेथ हुई है। तो ये मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है और इसके अलावा 150 से ज्यादा जो मरीज हैं वो क्रिटिकल है, जबकि 17 मरीज जो है इस टाइम वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। अच्छा मुदस्सिर, ये बताइएगा कि जब लास्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो ऑलमोस्ट शरह 20% के करीब थी तकरीबन, और अब ये 20% रिपोर्ट हुई है। इस टाइम तो कोई लॉकडाउन का सोच भी नहीं रहा है। और दूसरा, हॉस्पिटल्स की सूरत हाल भी बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में क्या सूरत हाल है। सबा, जो वैसे स्टैंडर्ड रेशियो होती है वो 7 या 8 पे लॉकडाउन के बारे में हुकूमत जो है वो सोच लेती है और उस पर फैसला भी कर लेती है, लेकिन इस बार चूंकि मोर्टेलिटी रेट कम है और उसके अलावा देखा जाए तो केसेस जो हॉस्पिटल में है अभी कम आ रहे हैं, तो जैसे ही ये केसेस हॉस्पिटल में बर्डन पड़ना शुरू होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट जो है सख्त फैसले लेगी। कल भी इजलास हुआ है वजीर सेहत सिंध का, उसमें अभी SOP को फॉलो करने के लिए जो है सख्त इक़दाम के लिए फैसले किए गए हैं, जिसमें 14 दिन की मुहिम का भी फैसला किया गया है कि 14 दिन डोर टू डोर जो है कैंपेन की जाएगी। वो खवातीन जो घरों में मौजूद है और डोर टू डोर कैंपेन भी की जाएगी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया मुदस्सिर। और दिल की तब्दीली के लिए किसी इंसान का इंतज़ार करने की ज़रूरत क्या ख़त्म हो गई है? क्यों? क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर मंसूर मोयुद्दीन ने मेडिकल साइंस की दुनिया में एक शानदार कारनामा सर अंजाम दिया और मरीज़ में कामयाबी से खंजीर का दिल लगा दिया, और पहली बार से साबित हुआ कि इंसान किसी जानवर के दिल के साथ भी जिंदा रह सकता है। बिल्कुल। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 57 साला डेविड बेनेट दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं जिनमें जिन्याती तौर पर तब्दील शुदा खंजीर का दिल लगाया गया है। ट्रांसप्लांट पर 1,75,00,000 पाकिस्तानी रुपए लागत आई है। अमेरिका में ये कारनामा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर मंसूर मोइनुद्दीन ने अंजाम दिया है, जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज से ग्रेजुएट हैं। सर, वी प्राउड ऑफ यू। तो इतनी अच्छी बात है कि डाउ के ग्रेजुएटेड डॉक्टर मोहम्मद मोइनुद्दीन, और उन्होंने ये ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च थी इनकी ये पहले, और इस रिसर्च की बेसिस पे फिर इन्होंने ये ट्रांसप्लांट किया। और 57 साल के जो रेसिपिएंट हैं डेविड बेनेट सीनियर इनका नाम है। जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट डिजीज़ थी इन साहब डेविड बेनेट को, और इसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो थी ऑब्वियसली बहुत ख़तरे में थी। और अब जब कि ये तमाम ट्रांसप्लांट हो गया है तो इससे अब उनकी जो है लाइफ स्पैन वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इतनी अच्छी बात है कि इसमें जो पेश रहे हैं वो पाकिस्तानी डॉक्टर रहे, पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। ये दैट्स व्हाई वी प्राउड ऑफ देम कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं, ऐसे ऐसे सर्जरीज को प्रेजेंट करते हैं कि अकल हैरान रह जाती है। और फिर हमारे यहाँ के लोग बाहर इलाज कराने के लिए जाते हैं फैसल, भी नहीं है और फिर खैर नो कमेंट्स ऑन दैट। तो एक और कारनामा भी अंजाम दिया गया है और ये है डोनेशन के हवाले से। जिगर और गुर्दे के कामयाब ट्रांसप्लांट पर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अपील की है कि जैसे एक माँ बाप ने ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने से पहले अपने बेटे का जिगर और गुर्दा अतिया करने का फैसला किया, ऐसे ही बहैसियत कौम हमें भी सोचना होगा कि इंसानियत की खातिर किसी की जान बचाना कितना बड़ा काम है, और किसी के काम आना इससे बड़ी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो इस पे हम बात करेंगे पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर उस्मान ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑब्वियसली लोगों में ये शऊर बेदार करना बड़ा ज़रूरी है कि जो ऑर्गन डोनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है, लोगों को कैसे अवेयरनेस दी जाए कि आपकी ज़िंदगी किसी और के काम आ सकती है। हम डॉक्टर उस्मान से भी बात करेंगे क्योंकि जिगर और गुर्दे की कामयाब ट्रांसप्लांट पर पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने अपील की है, और उन्होंने अपील की है कि बहैसियत कौम हमें सोचना होगा
कि इंसानियत की खातिर किसी की जान जो है वो बचाना, किसी के काम आना, इससे बड़ी कोई कुर्बानी हो नहीं सकती है। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नजम ने। बहुत शुक्रिया सर, आपने नया दिन के लिए वक्त निकाला। सर, किसी की जान बचाना, किसी के काम आना, इससे बड़ी तो कोई कुर्बानी हो नहीं सकती है। सर, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे कि इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो होते रहना चाहिए, लोगों को एक दूसरे के काम आते रहना चाहिए, हेल्प करते रहना चाहिए? जी सर। जी बिल्कुल, शुक्रिया। आई थिंक मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ फेरी टेल। ये परियों की कहानी लगती है कि हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हुआ कि हम यूएई में एक ब्रेन डेड इंडिविजुअल से अगर आपको एक गुर्दा और लिवर आपको ऑफ़र करें तो क्या आप उसको सक्सेसफुली यहाँ से ले जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। और उस फ़ोन कॉल के बाद हमारी तकरीबन 20 टीमों ने एक कोऑर्डिनेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर एजेंसी एक्सरसाइज किया और उस कैडावर से, उस ब्रेन डेड 22 साल नौजवान की फैमिली की विश के ऊपर हमने वहाँ से एक किडनी और एक लिवर का तोहफ़ा एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहले दुबई पहुँचाया। दुबई से एक 5 सीटर कमर्शियल जेट के ज़रिए वो लाहौर एयरपोर्ट लैंड किया। वहाँ से पाकिस्तान किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट की टीम ने वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट किया अपने इदारे में और यहाँ पे 2 रिसिपिएंट्स, एक किडनी का और एक लिवर का, उन दोनों में वो ट्रांसप्लांट करके वो आर्गन लगाया गया और दोनों कामयाबी से घर चले गए। ये ऐसे एक परियों की कहानी, जैसे मैं कहता हूँ कि ये इतना एक एक्सरसाइज हुआ कि आर्गन को ट्रांस बॉर्डर शेयर करना ये एक ह्यूज अंडरटेकिंग है। और जब तक इसके अंदर सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट ना हो कि इसमें जो होता है ना, क्लॉक इज़ द एनिमी इन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि ये आर्गन्स ख़राब हो जाते हैं और जैसे ये बॉडी से निकले इनको एक ख़ास टाइम के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है और इसमें एक मिनट की भी देरी की गुंजाइश नहीं होती और हर एक टीम अपना पूरा काम करती है और डिलीवर करती है इन टाइम, तो तब जान बचती है। और ये जो सारा एक्ट है इसके अंदर क्लीवलैंड क्लिनिक, अबू धाबी, यूएई की गवर्नमेंट, उनकी आर्गन ट्रांसप्लांटेशन टीम, उनकी जो दुबई पुलिस, उनके कस्टम्स के लोग, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की टीम, लाहौर एयरपोर्ट की टीम, सिविल एविएशन की टीम और पाकिस्तान किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट की सारी लिवर किडनी ट्रांसप्लांट की टीम है। सो यू कैन इमेजिन कि ये कितना एक्सरसाइज हमने रात तकरीबन 11 बजे हमें फ़ोन कॉल रिसीव हुआ और हमने अगली रात को हमने ये ट्रांसप्लांट डिलीवर कर दिया, किडनी का भी और लिवर का, और वो दोनों जानें जो बच गई। सो दिस इज़ जस्ट लाइक परियों की कहानी है कि ये कैसे ये मुमकिन हुआ कि क्रॉस बॉर्डर इतने आर्गन शेयर और इतने कम टाइम में ये हुआ। तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू द होल टीम्स कि उनके जहन में सिर्फ एक बात थी कि हमने ये 2 जानें बचानी है। और आई थिंक दिस गिव्स अ मैसेज कि अगर लोग अपना आर्गन्स डोनेट करना शुरू करें एडवांस डायरेक्टिव के ज़रिए और पाकिस्तान में भी ये आर्गन्स अवेलेबल हो, तो नॉर्मली हम लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में एक ज़िंदा लोगों से एक टुकड़ा लेके दूसरे मरीज़ को लगाते हैं, जिसको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन अगर जैसे अमेरिका में तकरीबन 7,500 या 6,000 ट्रांसप्लांट कैडावेरिक ट्रांसप्लांट होते हैं और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पाकिस्तान में एक पूरा मरबूत निज़ाम तैयार करके कोशिश ये करें कि यहाँ पे कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन आ सके। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट है और ये एक टेस्ट है कि हमारे सिस्टम में ये गुंजाइश है, हमारी टीमों में ये गुंजाइश है कि वो इस तरह की आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को प्रमोट कर सके और रियलिटी में तब्दील कर सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि असल मुद्दा यही है कि हमें इतनी तगदौ करनी पड़ती है, भाग दौड़ करनी पड़ती है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो लोगों में ये अवेयरनेस क्यों नहीं आ पा रही? इसके पीछे क्या रीज़न देखते हैं? क्योंकि कुछ हमारी सोसाइटल प्रेशर भी होता है। जी, ज़्यादातर तो देखें जैसे ब्लड डोनेशन है, इसी तरह आर्गन डोनेशन भी जब मरने के बाद आदमी एक एडवांस डायरेक्टिव देखे, अगर मेरे आज़ा किसी और के काम आ सके, ये तभी रियलाइज़ किया जा सकता है जब ये 2 जो मरीज़ हैं अगर इनकी फैमिली से और इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें कि 2 ऑर्गन्स देने से उनकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आई है और उनकी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई है। तो आप मर के भी एक ज़िंदगी का तोहफ़ा किसी और को दे रहे हैं। तो मैं तो अगर ख़ुद हूँ तो मैं तो अपने सारे आर्गन डोनेट करना चाहूँ अगर किसी ज़िंदगी बच सकती है।
सो मेरा ये ख्याल है कि ये अवेयरनेस की बात है। और देखें ये वेस्ट में, सारे अमेरिका में, यूरोप में कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन ही होता है। वहाँ पे लोग अपनी ऑर्गन्स डोनेशन के लिए एडवांस डायरेक्टिव देते हैं। उनके लाइसेंसों के ऊपर लिखा होता है कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनके ऑर्गन्स किसी को लगा दिए जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बचे। तो ये एक पूरा मरबूत निज़ाम होता है। और मैं खुशी से ये बात कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और यहाँ पी होटा जो है उनके यहाँ एक बहुत ही एडवांस स्टेज के ऊपर ये प्रोग्राम अभी लॉन्च कर रहे हैं वो। और इसके ऊपर हमारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट इजाज़त देता है। इसके अपने रूल्स हैं कि ये जो ऑर्गन्स रिट्रीव होंगे ये कैसे किसको लगेंगे। आपने एक वेटिंग लिस्ट क्रिएट करनी होती है ताकि वो मुस्तहक मरीज़ों को जिनको बहुत ज़रूरत है उनको सही तरीके से ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स में लगे। तो इसमें सारे पार्टनरशिप है, हुकूमत का हाथ है, साथ में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी इसमें पार्टनर है, इसके साथ जितने अस्पताल जहाँ पे ट्रांसप्लांट होते हैं और मरीज़। तो ये सारा एक मरबूत निज़ाम के तहत ही कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन आ सकता है। तो इसके लिए ऑलरेडी बहुत कोशिश हो रही है और ये उसकी मिसाल है कि जिस तरह ये 2 ज़िंदगियाँ बची। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इसमें UAE की गवर्नमेंट ने वो सारा ख़र्चा उधर बर्दाश्त किया कि उसका हेलीकॉप्टर और ये 5 सीटर जेट $3000 पर आवर उसका ख़र्चा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। इसमें सऊदी अरब की गवर्नमेंट, कुवैत की गवर्नमेंट और जॉर्डन और पाकिस्तान, ये एक हमारी रीजनल कनेक्टिविटी हम कर रहे हैं कि जहाँ भी आर्गन मौजूद हो और जहाँ भी लाइफ बचाई जा सके वहाँ बचाई जाए। तो ये एक उस कोलैबोरेशन का हिस्सा है जिसके हम UAE गवर्नमेंट के साथ हमने ये डेमोस्ट्रेट किया है कि ये पॉसिबल है और ये मुमकिन है। क्योंकि ज़िंदगियाँ तो हर जगह पे बचें तो अच्छी चीज़ है, उसके लिए बॉर्डर्स की कैद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, ज़िंदगियाँ जहाँ भी बचें ये बहुत अच्छी बात है, इंसानियत की खिदमत है। कोई भी बॉर्डर हो, कोई भी जगह हो, अगर आपने किसी की जान बचानी है तो इंसानियत के जज्बे के खातिर आगे आते हैं। अच्छा सर, ओवरऑल क्या सिचुएशन होती है कि जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा एक्ट भी इस बात की इजाज़त देता है और फिर फैसिलिटेट भी आप लोग करते हैं, तो फिर जो कॉपरेट किया जाता है लोगों की जानिब से वो हमारे कंट्री के अंदर एक इबाम है, हम मेंटली क्लियर नहीं हैं। तो उस हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखें, इंसानी अज़ा में कॉर्निया, इसी तरह हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन, ये सारे डोनेट हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये रियलाइज़ किया जाए कि ऐसा नहीं है कि आपकी घर में डेथ हो गई है और वहाँ पे आपसे ये आर्गन निकाल के किसी और को लगाए जाएंगे। ये सिर्फ ख़ास कंडीशन में उन लोगों को जिनका किसी एक्सीडेंट में या ब्रेन डेथ हो या कार्डिक डेथ हो जो ICU के अंदर मौजूद हो, और उसके बाद एक बार आप ये फ़ैसला करें कि एक इंसान की लाइफ ख़त्म है और वो आगे नहीं बढ़ सकती और आप वेंटिलेटर स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो उससे पहले उनकी फैमिली या उस पेशेंट की एडवांस डायरेक्टिव के ऊपर कि क्या उसने ये कहा था कि मेरे अज़ा किसी को दे दिए जाएं, उस ब्रेन डेड पर्सन का फिर ख्याल रखना पड़ता है। उसको ICU में और केयर देनी पड़ती है ताकि उसके जितने भी अज़ा किसी को लगने हैं उनको अच्छी तरीके से लगे। उसके बाद हमने ये आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या कोई मैचिंग प्रोसेस करना पड़ता है कि हमने ये किसको लगाना है। इसके अपनी HLA मैचिंग है जैसे किडनी में, या ABO ब्लड कंपैटिबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। और उसके बाद फिर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लगेगा किसको। तो इसके अपने उसूल होते हैं, इसका अपना एक निज़ाम होता है। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि हम ये फ़ैसला कर लें कि हमने ये देना है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये हराम है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट के वेब पेज के ऊपर उनका सबसे बड़ा कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन का प्रोग्राम है। मिस्र में ये प्रोग्राम मौजूद है और उनके सारे जो हमारे अपने पाकिस्तान में ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंदर ये लीगल ट्रांसप्लांटेशन है, डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांटेशन। और उसके अंदर हमारे सारे जो भी हमारे रिलीजियस फेथ्स हैं उन्होंने इसको हलाल करार दिया है। तो इसलिए इसके में कोई कैद नहीं है। और आप सोचें कि अगर एक ज़िंदगी बचाना, इंसानियत की जान बचाना है, तो मेरे ख्याल में कि दिस इज़ द वे फॉरवर्ड कि हम डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांटेशन को आम करें, तो उससे इलीगल ट्रांसप्लांटेशन भी कम हो जाएगी। क्योंकि ये ऑर्गन सेल और ये सारा इसीलिए होता है कि आप किसी ज़िंदा इंसान से लिवर लेके या किडनी लेके दूसरे को लगाते हैं। लेकिन अगर डिसीज़ डोनर ट्रांसप्लांटेशन आ जाए तो ये ट्रेड भी ख़त्म हो जाएगा। तो द वे फॉरवर्ड इज़
the deceased donor transplantation. बहुत शुक्रिया डॉक्टर नजमुल हसन शाह, आप हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन आपने अपनी आखिरी बात में कई लोगों के सवाल का जवाब भी दे दिया है। तो प्रोग्राम में अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो बात करेंगे कुछ स्पोर्ट्स की। बिल्कुल, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। इस वक्त एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं बराह रास्त कि क्या इंडिया और बांग्लादेश में कोई और कोरोना है जिसने हिट किया है। इंडिया और बांग्लादेश में नालायकी और नाअहली का कोरोना नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ अफरात ज़र सिंगल डिजिट में है। पाकिस्तान को इस नालायक और नाअहल हुकूमत ने एक बद इंतज़ामी की जहन्नम बना दिया है। पाकिस्तान में मिस गवर्नेंस का हर रोज़ एक नया नमूना पेश होता है। सानह मरी भी उसका मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह शहरी बेयारो मददगार सारी रात बर्फ़ में फंसे रहे और हुकूमत के अहलकार, हुकूमत के ज़िम्मेदारान ख्वाब खरगोश के मज़े लेते रहे और अपनी तंजीम साजी में गप्पे मारते रहे। लोग वहाँ पर चीख रहे थे, पुकार रहे थे, उनकी कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं था। इसी तरह अब ये हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहली पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो कानून असेंबली से बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है, इसके बाद पाकिस्तान IMF की गुलाम रियासत बन जाएगा। हमने अंग्रेज़ से आज़ादी ली थी, कायदे आज़म ने हमें अंग्रेज़ से आज़ादी दिलवाई, इमरान नियाज़ी हमें IMF का गुलाम बनाने लगा है। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो हमारे आने वाली नस्लों को इस गुलामी से बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाए। अगर आज कौम खामोश रही तो इसकी सज़ा आने वाले सालों में गुलामी की सूरत में हमें अदा करनी पड़ेगी। कायदे आज़म ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी की अलामत करार दिया था। एहसन इकबाल गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी स्टार्स जो कि बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। बिग बैश पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने यहाँ धूम मचा रखी है। अब हारिस रऊफ तो अच्छा कर ही रहे थे, लेकिन अब नए जो नाम उभर के सामने आया है वो है हैदराबाद के स्पीड स्टार मोहम्मद हसनैन। और हसनैन ने आते ही अपने पहले मैच में 3 विकेट हासिल की, अगले मैच में भी सेम परफॉर्मेंस रिपीट कर दी और एक जानिब वो अपने पेस से मुतासिर कर रहे हैं, दूसरी जानिब स्टंप्स भी उड़ा रहे हैं। और अब इस हवाले से हम जरा बात करते हैं, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट अदील अजहर मौजूद है। अदील भाई गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल फैसल, आप सुनाइए। ऑल वेल, ऑल इज वेल। व्हाई? बिकॉज अच्छा, पहले तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड फॉलो किया है दोनों हमारे तेज लड़कों ने। हारिस रऊफ पाकिस्तान में जब उन्होंने खेलना शुरू किया था अच्छा नहीं कर रहे थे, रन्स लीक करते थे डेप्थ ओवर्स में, फिर वो बिग बैश गए और उसके बाद वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। मतलब बिग बैश उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। नाउ क्या आप हसनैन का भी ये टर्न ऑफ इवेंट्स देख रहे हैं? क्योंकि हसनैन PSL हो जाए या बाहर कुछ हो जाए, उनके साथ ये चीज़ एसोसिएटेड थे कि आप पिट बहुत रहे थे, वो रन्स बड़ा लीक कर रहे थे। बट नाउ बिग बैश में जाके उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या देख रहे हैं आप दोबारा कि पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में वही लड़ाई होने जा रही है जो 90s में हुआ करती थी कि मैं खेलूंगा या मैं खेलूंगा? देखिए, कंपटीशन इज ऑलवेज गुड फैसल, और वो एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था 90s में, चाहे वो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग हो या पाकिस्तान की विकेट कीपिंग हो। राशिद और मुईद के दरमियान जो एक बड़ा फ्रेंडली कंपटीशन हुआ करता था। हसनैन की आपने बात की और एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। हसनैन का थोड़ा सा एक इमेज ये बन गया था कि ही लीक्स अ लॉट ऑफ रन। हसनैन के पेस के हवाले से कभी किसी को कोई शक नहीं था। ही वाज PSL में भी 150 उसके अराउंड 145 पे बॉल किया करते थे। बट यहाँ पे एट द बिग बैश ही इज बॉलिंग। अभी तो खैर उन्होंने 3 मैचेस ही खाली खेले, बल्कि आई वुड एक्सपेक्ट कि उनकी फ्रेंचाइज उनको और मैचेस खिलवाए, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया हैज गॉट दिस वेरी इंटरेस्टिंग रोटेशनल पॉलिसी। इसलिए
एक मैच अच्छी परफॉर्मेंस के बाद आपको पता है उस्मान ख्वाजा के हवाले से भी ये बातें हो रही हैं, उन्हें अगला मैच खिलाना भी है या नहीं। पाकिस्तान में तो आप ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन हसनैन ने भी जो अपने 3 मैचेस खेले हैं उसमें 5.5 की इकोनॉमी से वो रन दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है that he has hit the sweet spot there in Australia. और very good sign, Faisal, we know that this is the year of the T20 World Cup again, और इस बार T20 World Cup जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और हसनैन और हारिस जिस तरह की फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत जबरदस्त साइन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त साइन है, और इतनी ज़बरदस्त जो उन्होंने तेज तरीन बॉलिंग कराई है, लोग उनको कई प्लेयर्स से भी जो है ना वो मिला रहे हैं कि लॉकी फर्गसन और दीगर शोएब अख्तर, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि वाकई हमें कोई अच्छा फास्ट बॉलर मिलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने वाले पाकिस्तानी टीम में? देखिए, ये जो पाकिस्तानियों को जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर एक को किसी के साथ मिला देना कि ये देखो बिल्कुल उसकी तरह कर रहा है, ये फलाने की तरह कर रहा है, मेरे ख्याल से हसनैन को हसनैन और हारिस रऊफ को हारिस रऊफ रहने देना चाहिए। हमारे जितने भी ये क्रिकेट पंडित्स जो है ना, ये कंपैरिजन कर देते हैं, बिकॉज हर एक की अपनी एक यूनिकनेस होती है, नो वन प्लेयर कैन बी कंपेयर्ड टू अनदर। हाउएवर, जहाँ तक कंपटीशन की बात की, देखिए ऑलरेडी टीम में शाहीन और हसन मौजूद हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। शाहीन खास तौर से तो हैज बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म। हसनैन जिस तरह नजर आ रहे हैं, देखिए हसनैन को भी याद रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी सिलेक्शन कमेटी आ रही है उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हसनैन को, उसकी आउट ऑफ फॉर्म रहने के बावजूद उसको टीम के फ्रिंजेस पे रखा है कि जहां ये लड़का फॉर्म में आएगा इसको हम लेकर आएंगे, बिकॉज एवरीबडी नोस कि इसका टैलेंट क्या है। सो कंपटीशन इज ऑलवेज गुड, लेट द प्लेयर फाइट फॉर द पोजीशन। और मुझे तो अब यही लग रहा है माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट में एक्सेप्ट फॉर द विकेट कीपिंग इस वक्त हर पोजीशन के लिए फाइट हो रही है। इतनी अच्छी बात है अदील कि एक बीच का पीरियड था हमारा 90s के बाद, इवन 2000 के बाद, कि जहाँ पे हमारे बच्चे जो सड़क पे खेल रहे होते थे वो बजाय पेस को फॉलो करने के वो सईद अजमल और इनको आइडियलाइज करना शुरू हो गए थे, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग। लेकिन हमारा खासा है ना, अभी एक भारतीय एक अखबार में ये आर्टिकल भी छपा है कि पाकिस्तानी कहाँ से लाते हैं, कि डीएनए है या फिर बीफ है इसके पीछे, उन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के पास दोबारा वो गोल्डन एरा आ रहा है? अभी नसीम शाह जो हैं, जिनको हम काफ़ी दिन से मिस कर रहे थे, पूरे वर्ल्ड कप में भी हमने उनको मिस किया, आई गेस ये साइन फॉर ग्लॉस्टरशायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ग्लॉस्टरशायर के लिए साइन किया है। तो क्या पाकिस्तान का पेस अटैक दोबारा इतना तगड़ा होने जा रहा है कि जिससे टीम्स कांपा करती थी, यानी वो वाली सिचुएशन कि पहले बैटिंग करके 210 220 बनाओ, आगे फिर 5 फास्ट बॉलर्स हैं वो देख लेंगे? अब बिल्कुल ऐसी ही है, ज़ाहिर क्रिकेट का मिजाज अब फैसल काफ़ी तब्दील हो गया है। ज़ाहिर एक ज़माने में यस पाकिस्तान 200-250 रन बना के उनको डिफेंड कर लिया करता था, आज के दौर में सिचुएशन ऐसी नहीं है। लेकिन यस, जो फास्ट बॉलर की आपने बैटरी की बात की है, जो लाइनअप की बात की है, माशाल्लाह लग ऐसे ही रहा है कि अभी एक आपका बेंच स्ट्रेंथ भी बिल्ट हो रही है ज़ाहिर है इस चीज़ के। और द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आप पाकिस्तान के यूथ टैलेंट में भी देखें तो फिर वाकई आई मीन ये आई रेड दिस इंडियन आर्टिकल जो आपने बात की है कि जी पाकिस्तान कहाँ से ये तवातुर के साथ पाकिस्तान जो है ये फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करता रहता है, इट्स अ मिस्ट्री फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन रॉ टैलेंट है ये, इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस रॉ टैलेंट को किस तरह आपको जो है वो चैनलाइज करना है और उसे किस तरह कोच करना है, उसे किस तरह मेंटोर करना है कि आप यहाँ पर लेकर आए। बिकॉज और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो फैसल यहाँ पर आती है वो ये आती है कि उसको टाइम देना है। हम पाकिस्तानी बड़े जैसे कहना चाहिए ना, बड़े हम लोग बेचैन हो जाते हैं, एक बंदा 1-2 सीरीज में परफॉर्म नहीं किया और यार खत्म हो गया, तबाह हो गया, ये करें। आई थिंक जो हमें क्रेडिट देना पड़ेगा सिलेक्शन कमेटी को भी यहाँ पे कि दे आर शोइंग अ लॉट ऑफ परसिवियरेंस as far as players like Hasnain are concerned, और मुझे ऐसा लग रहा है कि this is reaping fruits and reaping benefit now. बिल्कुल, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलें और अच्छी तरीके से आगे बढ़ें। और दुनिया तो कहती है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो अमेजिंग है, लेकिन ये अपनी जो कंटिन्यूटी है वो भी बरकरार रखें। तो शायकीन क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर भी है कि PSL 7 ज़रूर होगा। कोरोना खतरात के बावजूद PSL का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए भरपूर हिकमत अमली बना ली गई है। हर फ्रेंचाइज के 20 खिलाड़ी होंगे और 20 में से 7 खिलाड़ियों को अगर कोरोना हो भी जाता है तो फिर भी ये मैच ज़रूर होगा। फैसल एब्सोल्युटली। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये भी थी अदील, हमसे भी शेयर कीजिएगा अगर आपके पास कोई ऐसी इत्तला हो कि शायद ओपनिंग सेरेमनी नहीं होने जा रही है। जी हाँ बिल्कुल, आई थिंक ये शुरू में तो एक जराए के थ्रू खबरें आनी शुरू हुई थी, लेकिन आज के मैं इफ आई रीड द न्यूज़पेपर्स टुडे तो उसमें तो काफ़ी डेफिनेट अंदाज से ये रखा हुआ है। मैंने भी अपने PCB में जो सोर्सेज हैं उनसे मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाकई ये डिसीजन
है या नहीं, और अगर ये डिसीजन ले लिया गया है तो कम से कम अपनी ज़ात तक मैं इस डिसीजन को मुकम्मल तौर से सपोर्ट करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि हमने जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की, कई मिलियन डॉलर की जो ओपनिंग सेरेमनीज होती हैं, जिसके लिए बाहर से आ रहे हैं, पता नहीं यूक्रेन से लोग आ रहे हैं, बेलारूस से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आया करते थे, ये हमने वी हैव पुट अप इवन अ सिंगल गुड शो नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। जो लोग मैदान में बैठे हुए होते हैं ना, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा होता है, बिकॉज पिछली ओपनिंग सेरेमनी में खुद जो है वो नेशनल स्टेडियम में मौजूद था। सो वेरी गुड डिसीजन, फोकस शुड बी ऑन द क्रिकेट रादर देन ये जो आपके ये पता होता क्या है, आई हैव वर्क वेरी क्लोजली विद पीसीबी और मुझे अंदाजा है कि उन लोगों के मोराल बड़े डाउन हो जाते हैं, बिकॉज वो ये कहते हैं कि हमने दिन रात लगा दिया इस काम में एंड चेक आउट द फीडबैक एंड पीपल आर राइट। आई मीन कहते हैं ना जी, इंसान जो लोग, ऑडियंस जो इवेंचुअली वही जज करेंगे। सो गुड डिसीजन, फोकस शुड बी ऑन क्रिकेट। पहला मैच बहुत धमाकेदार है पीएसएल का, कराची किंग्स कराची में फेस करेगा डिफेंडिंग चैंपियन मुल्तान सुल्तान को। फोकस क्रिकेट पे रहने दें, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, लेट्स मूव ऑन। अदील भाई, वो जो आपके लोग हैं जो कहते हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं यार कि ये अच्छा फीडबैक नहीं आया, तो उनको बोले कि अच्छे बंदे ले आएं जो अच्छे शो स्टॉपर्स को ला सकें और जो अच्छा शो करवा सकें। अच्छा असल मेरा आई एम सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा। मैंने पीसीबी को कुछ अर्से पहले ये सजेशन दिया था। मैंने कहा था यार ये इतनी बड़ी बड़ी ओपनिंग सेरेमनीज के बजाय हैव अ सॉर्ट ऑफ एन ओपनिंग कॉन्सर्ट या ओपनिंग गाला एक दिन पहले। I think the most beautiful thing that England did for 2019 cricket World Cup was there was no opening ceremony. उन्होंने एक दिन पहले एक लंदन की एक स्ट्रीट पे रैंडम एक म्यूजिक गाला रखा था। It was open, people could interact with cricketers and all. उसमें उनके कुछ सिंगर्स थे, हर टीम का एक वहाँ पे नुमाइंदा उधर मौजूद था। Such a beautiful event that was. Try to copy that rather than लोगों को 2 घंटे बुला के सिर्फ बोरी करवाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदिल अजहर इस वक्त हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे थे कि इससे तो बेहतर ये कि आप एक दिन पहले ओपनिंग गाला रख लें ताकि लोगों को समझ भी आए, लोग एंजॉय भी करें। और जो 2 घंटे की सेरेमनी होती है उसके अंदर पहले आप इंतजार ही करते रहते हैं और फिर कुछ कॉन्सर्ट हो रहा होता है ऑल दैट। सेरेमनी की बात करें, हम आपको अब एक दिखाते हैं ऐसी अनोखी सेरेमनी। अच्छा, शादी थी, ये शादी हुई हैदराबाद में। अच्छा, इस शादी में दूल्हा भी था, बाराती भी थे, बारातियों के लिए खाना भी था, ढोल था, ढोल की थाप थी और उस पर रक्स भी था और खूब पैसे भी लुटाए गए। अच्छा, दुल्हन नहीं थी भाई, क्यों? ये कैसी शादी है फैसल? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, इस पे फिर बात करते हैं। हैदराबाद के शाह फैसल की शादी हो रही है। सारा गांव बाराती बना, ढोल बाजे भी लाए गए, मगर दुल्हन न थी। माजरा यह है कि फैसल खुसूसी अफराद में से है। ये जिस्मानी तौर पर तो बड़ा हो गया मगर दिमागी तौर पर छोटा सा बच्चा है। गली मोहल्ले में लोगों की शादियां होती देखकर इसके दिल में भी अरमान जागे। बजिद हो गया कि मेरी भी शादी कराओ। फैसल का दिल रखने के लिए उसे दूल्हा बनाया गया। मौलवी जाली था क्योंकि ये रो रहा था कि मेरी शादी कराओ, तो ऐसे ही हमने शादी करा दी थी। अच्छी खबर में बुरी बात यह है कि अब फैसल बार बार अपनी दुल्हन का पूछता है। तो शादी के बाद अब साईं फैसल शाह की क्या कंडीशन है, क्या बोल रहा है कि दुल्हन मेरी कहाँ है, ये पूछ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये पूछ रहा है कि मेरी दुल्हन कहाँ है। तो हम तो बोले भी तुम्हारी दुल्हन हैदराबाद है, जब आएगी तब तो लेके आएंगे इंशाल्लाह। अहले इलाका और घर वाले फैसल को ये कहकर दिलासा देते हैं कि दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई है, जल्द ही आ जाएगी। तो क्या जवाब दें इसको, दुल्हन कहाँ है पूछ रहे हैं, दुल्हन कहाँ है, तो उसको अब मुख्तलिफ जो है हिले बहाने किए जा रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर में है या फिर। अच्छा, इस पे कई पहलू हैं इस चीज़ के, और इंसानियत का भी एक पहलू है। और एक इतना मासूम सा आदमी और उसने ख्वाहिश जाहिर की, अब इस ख्वाहिश ने इतना ज़्यादा रंग दिखाया है वो आपके सामने है। और दूल्हा बनाया गया है इनको, इन पे मोबाइल से इनकी फुटेज भी बनाई जा रही है, पैसे भी लुटाए जा रहे हैं। फुल देखिए प्रोटोकॉल के साथ आए गाड़ी में, बारात प्रोटोकॉल के साथ आए। बिल्कुल, दूल्हा पूछ रहा है कि दुल्हन कहाँ है, तो वो कहते हैं जी वो हैदराबाद गई नहीं है और जब हैदराबाद से आएंगी तो फिर ले आएंगे। क्या मामला क्या है ओवरऑल, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीएसपी मुजाहिद साहब ने, और जैसे ही वो हमें ज्वाइन करेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर इस शादी को देखें तो इसमें इंसानियत का पहलू भी जो है ना वो सरगर्म है, क्योंकि वो उन्होंने सोचा कि यार इन्होंने कहा है कि मेरी शादी करवाई जाए, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पर बुला लिया, जमा कर लिया, और बाकायदा ढोल की थाप पे रक्स भी हुए हैं, खाना शाना भी था, बाराती भी थे। लोग भी कितने अच्छे हैं ना। अच्छा, ये मुझे नहीं पता कि लोगों को ये पता था कि ये जो है वो सिंगल शादी हो रही है। लोगों ने आके अपना पार्ट भरपूर प्ले किया है, खाना वाना खा लिया है, यहाँ बिरयानी खूब उन्होंने खा लिया। नहीं पता होगा कि दुल्हन है या नहीं, लोगों को पता हो ना पता हो क्या फर्क पड़ता है, बिरयानी तो मिल रही है। चलो बिरयानी खाने चलते हैं। बिल्कुल।
तो लोग जो है वो वहाँ पर खाना खाने पहुँच गए और वी डोंट नो कि लोगों को वहाँ पर पता था या नहीं पता था। और कल भी हम यही बात कर रहे थे ना कि लोग शादी में जाते हैं खाना खाने के लिए और जब दूल्हा दुल्हन के पास जाते हैं तो एक बैड सा कमेंट देके फिर वो वापस आ जाते हैं कि यार इस मामले में ये हुआ कि किसी ने कोई कमेंट नहीं दिया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो अब हम क्लोज करते हैं आज अब कम प्रोग्राम और इस चीज़ के साथ कि अच्छा हुआ कि ये जो दूल्हे का नाम है ना हटा दें, प्लीज़ हटा दें, इसको ना दिखाएं, बार बार ना दिखाएं, बिल्कुल भी ना दिखाएं। और इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो है वो अगेन माशरे का पॉजिटिव वो इम्पैक्ट दिखाती हैं कि अगर तुम सा आदमी है उसने ख्वाहिश जाहिर कर दी है कि ये मैं शादी करना चाहता हूँ तो उसके लिए पूरी पूरी शादी सजा दी गई है। तो आज की शो से दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। बाय बाय, टाटा। नाम नहीं